नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो न्याय यात्रा है वो सारी अड़चनों और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। मणिपुर से निकले राहुल गांधी अब तक नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम जा चुके हैं और इन राज्यों में सबसे ज्यादा समय राहुल ने अभी तक असम में ही बिताया है। असम में न्याय यात्रा 8 दिनों की है, लेकिन जब से राहुल गांधी असम पहुंचे हैं तब से रोजाना उनकी यात्रा को और खुद राहुल गांधी को रोकने की भरपूर कोशिश चल रही है। पहले हिमंता बिश्व शर्मा ने चेताया कि आप गुवाहाटी शहर में प्रवेश करेंगे तो आपको आपके ऊपर गिरफ्तारी का की तलवार लटक जाएगी, इसलिए क्योंकि हम FIR दर्ज करवाएंगे और फिर गिरफ्तार कर लेंगे 2-3 महीने बाद। और आज उन्होंने FIR का आदेश भी दे दिया है। दरअसल आज सुबह जैसे ही राहुल गांधी का काफिला गुवाहाटी शहर की ओर बढ़ा, वैसे ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर यात्रा को रोक दी। आइए जरा इस विजुअल्स को देखते हैं। हमारे साथी, हमारे रिपोर्टर्स और हमारी टीम जो है इस यात्रा के साथ साथ जुड़ी हुई है, आप जानते ही हैं, और पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। हमारे साथी इकरार खान लगातार नजरें बनाए हुए हैं, यात्रा के साथ चल रहे हैं। आज सुबह जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर हमने आपको लाइव तो पहुंचाई ही, उसकी एक बानगी आप तक रखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कल शाम की तस्वीर है जब मेघालय पहुंचे थे राहुल गांधी, और कैसे टॉर्च जलाकर, मोबाइल के टॉर्च को जलाकर राहुल गांधी का स्वागत किया गया था। कल की बात एक अलग थी, लेकिन आज की तस्वीर कुछ और है, आज की कहानी कुछ और है। जरा फुल स्क्रीन ले आइए, जो कुछ भी चल रहा था जरा उसकी बानगी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और यहीं से आज इस न्यूज पॉइंट में बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं क्या कुछ हो रहा था सुबह। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने न्याय जोड़ यात्रा का लोगों के साथ लाठीचार्ज हो रहा है। आप देखिए, आप देखिए, क्या हुआ? लाठीचार्ज किया। कहाँ लगी आपको लाठी? यहाँ पे ये कार्यकर्ता तोड़ दिया, लाठी तोड़ दिया और लाठी लेने के लिए बुलाया है, लाइए। अच्छा, और बोला और बुलाओ, कोई नहीं। देखो, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बल प्रयोग किया गया है। ये है कि इनको पुलिस द्वारा जैसा इनका आरोप है कि पुलिस ने इनको लाठी मारी है। इनका कहना है कि हम लोग नहीं हटेंगे, जितनी लाठियाँ लानी है उतनी लाएं। सभी लोग इन लोगों का कहना है कि हम जो है कांग्रेस के सिपाही हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम किसी लाठी या डंडे से नहीं डरते हैं। आप देख सकते हैं। अब हो रहा, हाँ जी एक सेकंड, जी बोरा जी सर, क्या हो रहा है सर? ये नहीं, दिल को देखिए, ये हेमंत बिश्व शर्मा की गुंडागर्दी वाली पुलिस जिस प्रकार से हमारे साथियों पे अभी लाठीचार्ज किया, वो लाठियों से पता चलता है कि यहाँ देश में लोकतंत्र नहीं है, लाठियों का ठोकतंत्र चल रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री की जगह पे अपने आप को एक गुंडई राजा के रूप में यहाँ पर दिखाने को मिल रहा है। राहुल जी इस तरफ यहाँ पे वेट कर रहे हैं। एक शांतिपूर्ण भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और ये गुंडई टाइप का पुलिस जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज करके अभी ये मैसेज देना चाहता है कि अब देश में लोकतंत्र नहीं, लाठी और गोली का तंत्र चलेगा। यही काम कर रहे हैं ये लोग। आप कहाँ जाना चाहते हैं यहाँ से? देखिए, हम तो गुवाहाटी में शांतिपूर्ण न्याय यात्रा करना चाहते हैं और हमारे न्याय यात्रा को इस प्रकार से रोक देना ये सरासर मुझे लगता है कि पूरी तरह से गुंडागर्दी है। जी। तो इसके बाद आपका क्या कार्यक्रम? अगर पुलिस आपको देखेंगे, अब हम इंतजार करेंगे, रहेंगे, आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। अब क्या होता है वही पूरा शांतिपूर्ण है जी। शांतिपूर्ण से हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। अगर उन लोग हम लोग को रोकने की कोशिश करे तो करे, इन लोग को ये गणतंत्र का विरोधी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बैरिकेडिंग तोड़ा जा रहा है, पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ लोग आप देख सकते हैं, अब लाइव देख सकते हैं, लाइव फुटेज DV लाइव पर आप देख सकते हैं। ये आप देखिए किस तरीके से जो है बल प्रयोग किया जा रहा है, पुलिस द्वारा यात्रा को रोका जा रहा है। तो ये छोटा सा नमूना आपके सामने हम रख रहे थे सुबह के घटनाक्रम का। दरअसल सही अर्थों में देखा जाए तो पूर्वोत्तर को और भारत को राहुल गांधी जोड़ रहे हैं। राहुल की जोड़ने की ये राजनीति या रणनीति जो भी कह लें, बीजेपी को बेहद खल रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बार बार राहुल की यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है। और ये कोशिश भी राहुल को इस ढंग से भी हो रही है कि राहुल लोगों से न मिल पाए। लेकिन राहुल गांधी नाम का यह शख्स इस वक्त की राजनीति की ऐसी आंधी बन चुका है दोस्तों, जो किसी के रोके से नहीं रोक पा रहा है। और
ये आंधी किसी का नुकसान करने के लिए नहीं बल्कि न्याय दिलाने के लिए चली है। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी गुवाहाटी में वहां की यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिलने वाले थे। राहुल मिलने जाने वाले थे। पुलिस प्रशासन ने उनसे भी मिलने से रोका, छात्रों से मिलने से रोका, तो छात्र खुद राहुल से मिलने के लिए सड़क पर आ गए। छात्रों की ये जो मिलने का जो क्रम था वो जबरदस्त था और इसकी लाइव कवरेज आज आपने डीबी लाइव पर सुबह देखा ही है। लेकिन छात्रों से मिलने पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, ये आइए पहले सुन लेते हैं। बहुत सारी बातें जो पल पल की रिपोर्ट डीबी लाइव आप तक पहुंचा रहा है और असम क्यों महत्वपूर्ण है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त जब छात्र, ये देखिए छात्र हैं और इन छात्रों से राहुल गांधी इनके यूनिवर्सिटी में मिलने जाने वाले थे, गुवाहाटी में रोक दिया गया। छात्र खुद निकलकर आ गए सड़कों पे और राहुल गांधी ने इन छात्रों को संबोधित किया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल। देखिए, मैं यहां आया, मैं आपसे गले मिलने आया, आपकी बात सुनने आया, आपके सपनों के बारे में सुनने आया। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यह हो रहा है हिंदुस्तान में। आपको कहा जा रहा है कि आप सोचो मत, आप सपने मत देखो, जो आपको बताया जा रहा है ऊपर से उसको आप सुन लो। मैं आपसे यहां कहने को आया हूं, आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। अगर आपने सोचना बंद कर दिया, अगर आपने सपना देखना बंद कर दिया, तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। क्योंकि हिंदुस्तान आपकी शक्ति पे चलता है। यह राहुल गांधी की बात नहीं है, राहुल गांधी इसमें जरूरी नहीं है। यह हिंदुस्तान के भविष्य, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की बात है। यहां पे नॉर्थ ईस्ट में आपकी भाषा को दबाया जा रहा है, आपके इतिहास को दबाया जा रहा है, आपके कल्चर को दबाया जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने जो आपको कहा उसको ये रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं होने दो, ये कभी नहीं होने दो। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं है। आप इस देश के भविष्य हो। जो सपना आप देखना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप पहनना चाहते हो, वो आप करो, कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो राहुल गांधी को रोकने की कोशिश, यूनिवर्सिटी तो राहुल गांधी नहीं जा पाए, लेकिन वहां के छात्र सीधे राहुल गांधी के सड़कों पे उतर आए और राहुल गांधी से मिलना चाहते थे। राहुल गांधी उनसे मिले और उन्हें संबोधित भी किया। और जो संबोधन था इसकी एक वानगी आप तक हम पेश कर रहे थे। तो एक तरफ छात्रों से मिलने से रोकना, लाठियां चलाना, बैरिकेडिंग करना, ये सब कुछ आज आपने देख लिया इसी चैनल के जरिए। तब भी राहुल गांधी न रुके, न विचलित हुए, बल्कि उन्होंने इसके बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है कि हम सख्त लोग हैं। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन हम पर लाठियां भांजे, कौन हमें कहीं जाने से रोके। राहुल ने आज पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और साफ साफ कहा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और वो 5 न्याय की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी 5 न्याय की आज घोषणा करते हुए नजर आए। राहुल ने कहा कि युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिकों के लिए न्याय, ये 5 स्तंभ हैं जो देश की मजबूती के लिए बहुत जरूरी हैं। यानी ये 5 न्याय देश को मजबूत करेंगे या देश को मजबूती देंगे। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास बातें, क्या कुछ कह रहे थे न्याय को लेकर।
तो हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, मणिपुर में शुरू की मैसेज देने के लिए। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं, अरुणाचल गए, नागालैंड गए, अब असम आए। असम में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बट न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। तो इन स्तंभ के लिए हम एक प्रोग्राम आपके सामने, कांग्रेस पार्टी आपके सामने अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में रखेगी। तो न्याय के 5 स्तंभ यानी 5 पिलर की बात यहां राहुल गांधी कर रहे हैं। युवा न्याय, भागीदारी, श्रमिकों के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, ये तमाम बातें यहां राहुल गांधी करते हुए नजर आए। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि पिछली यात्रा में भी राहुल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं और अपनी विचारधारा को साफ तौर पर देश के सामने रखते आए हैं। इस बार भी राहुल गांधी वही कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि नागालैंड में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब आज इन्होंने असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल की इस दिलेर राजनीति से अब बीजेपी की घबराहट साफ नजर आ रही है और इसकी मिसाल बार बार असम में ही सामने आ चुकी है। आज तो राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि हिमंता बिस्वा शर्मा उनकी मदद कर रहे हैं। वे जितना इस रैली को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा यात्रा की और इनके जो लोग हैं, इनके साथ चल रहे हैं, उन लोगों की वो मदद कर रहे हैं। यानी लोगों का ध्यान इस यात्रा की ओर जा रहा है और इनको एक जबरदस्त पब्लिसिटी मिल रही है। जरा इस मदद वाली बात भी सुन लेते हैं, आइए सुनिए। जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है, ठीक है। अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है। कांग्रेस लड़ रही है, हमारे जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो क्लैरिटी तो बहुत तो एक तरफ न्याय यात्रा को अनजाने में हिमंता बिस्वा शर्मा बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया के दल भी अब मजबूती से राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आज असम में टीएमसी, आम आदमी पार्टी और सीपीआई और सीपीआईएम के कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों के साथ मजबूती से खड़े नजर आए। वहीं खबर यह भी है कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ आने वाले हैं। राहुल ने तो आज यहां तक कह दिया कि यहां आने वाले समय में जो चुनाव है वहां उसमें कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। और ट्विटर पर क्या कुछ बवाल मचाया जा रहा है, इसका जिक्र भी राहुल गांधी कर रहे थे। जरा ये सुनिए। और आने वाले चुनाव में आप देख लेना, आपके चीफ मिनिस्टर अभी बहुत आगे पीछे बातचीत कर रहे हैं। अगले वाले चुनाव में यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है और फिर उसके बाद देखेंगे मैसेज कौन मार रहा है, ट्विटर पे कौन क्या चला रहा है, केस कौन लगा रहा है। तो आगे देखेंगे कि मैसेज कौन मार रहा है, ट्विटर पे कौन क्या कुछ कर रहा है, केस कौन लगा रहा है, ये सब कुछ आगे देखेंगे। लेकिन तूफान जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आने वाला है।
तो आज दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या अनजाने में बीजेपी ने कर दी है राहुल गांधी की मदद। क्या राहुल का विरोध करने के फेर में बीजेपी को फंसा दिया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। और सबसे बड़ी बात, जो घोषणाएं राहुल गांधी कर रहे हैं उन घोषणाओं के अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, यानी कि घोषणाओं से आगे क्या कुछ होने जा रहा है। और जो कुछ हुआ आज सुबह सुबह, राहुल को गुवाहाटी जाने से रोकने के लिए जो पुलिस बल का प्रयोग हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज किया है, उससे क्या राहुल को फायदा हो रहा है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। और हमारे एक साथी सीधे असम से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं इकरार हमारे साथी सीधे असम से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं, संजय कुमार सिंह साहब हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं और इकरार खान सीधे असम से जुड़े हुए हैं। इकरार, सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं, क्या कुछ हुआ सुबह सुबह? आप उसको कवर कर रहे थे, हमने उसकी एक छोटी सी वानगी पेश की, यहां पर दिखाई लोगों को, हमारे दर्शकों को, लेकिन क्या यहां से क्या कुछ था, कितनी दूरी पर यह घटनाक्रम? क्योंकि असम की राजधानी गुवाहाटी में प्रवेश करना चाहते थे राहुल गांधी, पैदल यात्रा भी करना चाहते थे, पहले से ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने धमकी दे रखी थी और वही सब कुछ देखने को मिला। जैसा जैसा उन्होंने कहा था सब कुछ वैसा ही नजर आया। लेकिन आप चूंकि वहां हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं, क्या कुछ आपने देखा? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास जो शेड्यूल आया था, शेड्यूल के अनुसार क्वीन होटल्स है, ये गुवाहाटी और शिलोंग रोड पर एक क्वींस होटल है, वहाँ राहुल गांधी को जो है NEC नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों से मुलाकात करनी थी और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करनी थी। उसके बाद राहुल गांधी का शेड्यूल था कि वो जाके छात्रों से मिलेंगे। ये USTM कैंपस है, उसमें जाना था, लेकिन जो जानकारी मिली उस जानकारी में हमें उसमें जो राहुल गांधी की जो है परमिशन को रद्द कर दिया गया। तो लेकिन जब राहुल गांधी का जब काफिला क्वींस होटल से निकला तो काफिला देखते ही बनता था, लोग जो है जगह जगह रुककर राहुल गांधी का स्वागत कर रहे थे और झंडे नारेबाजी कर रहे थे। जैसे ही यात्रा वहां पहुंची, कैंपस के बाहर पहुंची, तो हमने देखा कि कैंपस के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, पर छात्र जो है बड़ी संख्या में कैंपस के बाहर खड़े थे और मुझे लगता कई टीनेजर भी वहाँ राहुल गांधी को देखने के लिए आए थे। वो विशाल हुजूम था और राहुल गांधी ने संबोधित किया, जैसे कि आपने अभी दिखाया, वीडियोस में दिखाया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि भाई आप लोग मुझे छात्रों से मिलने से क्यों रोक रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं कि आप लोग अपनी विचारधारा उन पर हावी करना चाहते हैं। आप इन लोगों को पढ़ाना नहीं चाहता, आप इन लोगों को मजदूर बनाना चाहते हैं, साफ तौर पर राहुल ने कहा। इसके बाद जब राहुल गांधी वहाँ से छात्रों से संवाद करने के बाद जब निकले तो हमने देखा कि वहाँ से जो खाना पारा एक जगह है, ये गुवाहाटी का चौक कहलाता है, गुवाहाटी एंट्री चौक कहलाता है। तो उस दौरान करीब 10-11 किलोमीटर का जो है कैंपस से लेके वहाँ तक का, तो पूरे रास्ते पे लोगों का हुजूम था, लोग नारेबाजी कर रहे थे। सब हमें आज लगा कि वाकई में कांग्रेस की क्या लहर आ गई। इतने लोग सड़कों पे आज हमने देखे कि जिसका कोई जवाब नहीं है। जैसे ही रोड पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ बैरिकेडिंग कई जगह की हुई थी पुलिस ने, तो साथ में कुछ गाड़ियाँ इस तरीके से खड़ी की गई थी कि आगे ना निकल पाए काफिला। लेकिन वहाँ जो काफिले में लोग मौजूद थे, उन लोगों ने वहाँ गाड़ियाँ साइड करवा के वो वहाँ पहुँचे। लेकिन जब देखा कि जिस रास्ते से राहुल गांधी को जाना था, गुवाहाटी शहर के अंदर एंट्री करनी थी, और वही कोने पे एक बैरिकेडिंग लगा के भारी पुलिस बल मौके पे तैनात था, तो लगा हमें कि ये क्या है। जब हमने बात की तो पुलिस के कुछ आला अधिकारी आए वहाँ, कांग्रेस से जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की कि आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने परमिशन ली थी, उसके बावजूद हमें नहीं, हम तो शांतिपूर्ण न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या बात है। लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, हम आप लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे हैं। इसी के बाद आपने जो कुछ देखा किस तरीके से पुलिस ने जो है बल प्रयोग किया, लाठी डंडे चलाए। हम खुद वहाँ मौजूद थे, एक दो बेचारे जर्नलिस्टों को भी चोट लगी है, वो नीचे दब गए ऊपर से। बाकी पुलिसकर्मियों ने जो बैरिकेडिंग उठा के लोगों के ऊपर फेंक रहे थे, मतलब इस तरीके का जो माहौल आप अगर देखेंगे वीडियोस में आपने देखा होगा, तो बहुत ही दर्दनाक था एक तरीके से। उसके बाद राहुल गांधी ने वहाँ संबोधित किया। हमने वहाँ कई लोगों से बात करी, गौरव गोगोई से भी बात करी। उन्होंने कहा कि जब यहाँ से बजरंग दल की यात्रा निकल सकती है, JP नड्डा की यात्रा निकल सकती है, तो हम जो शांतिपूर्ण पद यात्रा करना चाहते हैं, हमारे लिए क्या दिक्कत है। इसके बाद
जो राहुल गांधी है, क्योंकि वहाँ माहौल कुछ ज़्यादा टेंस हो रहा था, तो राहुल गांधी ने कहा कि देखिए बैरिकेडिंग हट गया है, तोड़ दिया, हम लोगों की जीत हुई। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी हार हो गई है। साफ तौर पर यह दिख रहा है हम कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेंगे और हम जो है हम इस यात्रा को अब अगला जो हमारा पॉइंट है अब हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो लेकिन इतने में जैसे राहुल गांधी वहाँ फिर उतरे, लोगों को संबोधित किया, समझाया, अच्छा कार्यकर्ताओं को समझाया, समझाने के बाद में शांतिपूर्ण तरीके से जैसे ही हम मिड पॉइंट पे पहुँचने वाले थे, तो मिड पॉइंट पे तभी हमें खबर लगी कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं पुलिस अधिकारियों को कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए। तो समझ में ये नहीं आ रहा, राहुल गांधी बस के ऊपर बैठे थे, राहुल गांधी का वहाँ कोई मतलब नहीं था। वहाँ नीचे जो कार्यकर्ता है या तथाकथित कार्यकर्ता है, कुछ लोग थे, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी, वो सब लोग कोशिश की, बल्कि राहुल गांधी ने तो लोगों को शांत किया। लेकिन इसके बाद जब यात्रा को उन्होंने वहीं रोका, रोकने के बाद लोगों को समझाया, कार्यकर्ताओं को समझाया, और वो सीधा जो है अपने मिड पॉइंट पे पहुंचे जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जी बिल्कुल बिल्कुल इकरार, आप हमारे साथ बने रहिए। पूरा घटनाक्रम आप अभी यहाँ बता रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी अपनी छत पर, जो बस की छत है, वहां से जो कुछ हो रहा था उसको देख रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे देते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि वो तो पहले कह चुके हैं कि हम ऐसा करेंगे। उन्होंने पहले बता दिया है कि मुझे आगे कैसे किस ढंग से करना है। शहर में आप प्रवेश करेंगे, हम आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे, चुनाव के 2-3 महीने बाद हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, ये सब बता चुके हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? राहुल गांधी सीधे असम, एक नहीं बल्कि असम में तीसरी बार आज प्रवेश किए। पहले वो नागालैंड से असम आते हैं, फिर असम से वो अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश से वो आते हैं असम, असम से फिर वो कल शाम को मेघालय जाते हैं, मेघालय से फिर आज वो असम आते हैं, और असम में आज राजधानी गुवाहाटी उनको जाना था, और उसी मुहाने पे वो रोक दिए जाते हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। और यहां से चूंकि राहुल गांधी ने बहुत सधी हुई आवाज, बहुत सधे हुए अंदाज में उन्होंने जो प्रेस को संबोधित किया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने आज जो घोषणा की है उसमें 5 न्याय की बात उन्होंने रखी है। इन 5 न्यायों को देखा जाए अगर, और उसके साथ साथ जो घटनाक्रम है इसको देखा जाए, हमारे साथ ही लगातार इस यात्रा के साथ हैं, वो जो कुछ बता रहे थे, जरा आपका विश्लेषण इस पे। देखिए राजू जी, सबसे पहले तो हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बाधित किया जाए। और डराता कौन है? जो असल में डरा हुआ होता है। राहुल के साथ जो गांधी लगा है उसको वो साबित भी कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी का सीधा कहना था कि हमला कौन करता है? जो कायर होता है, डरपोक होता है, भगोड़ा होता है। और ये इस यात्रा में हमला करने का सीधा मतलब है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो खुद डरे हुए हैं, वो राहुल गांधी को डरा करके इस यात्रा को बाधित करना चाहते हैं। लेकिन यहां तो जो हुजूम आप दिखा रहे हैं वो तो पूरा ऐसे लगता है कि जैसे असम का नौजवान उमड़ आया है। जहां जहां आपने रोकने की कोशिश की, वहां असम का नौजवान, छात्र, टीनेजर, ये तमाम खड़े हैं और राहुल गांधी को सुन रहे हैं। और सुनने का मतलब, राहुल गांधी कोई मोदी जी की तरह भाषण नहीं देते, ना प्रवचन देते। राहुल गांधी 2 टूक बात करते हैं, और इसलिए आज का जो युवा है वो 2 टूक बात सुनना चाहता है। वो भक्त मंडली और भजन मंडली में तब्दील नहीं हुआ है जैसे उत्तर भारत में हुआ है। असम के वो छात्रों, मुझे तो याद आता है असम गण परिषद का वो पूरा छात्र आंदोलन, जिन्होंने केंद्र की उस समय की जो अब तक की सबसे बड़ी सरकार थी, संभवतः 414 सीटें थी राजीव गांधी के पास, उस पूरे आंदोलन ने केंद्र की सरकार को झुका दिया था। तो ये जो नौजवान है असम के, हेमंत बिस्वा शर्मा है किस क्या चीज फिर? इसलिए इस यात्रा का बेहद मुझे लगता है कि सकारात्मक असर पड़ रहा है जमीन पर। और नॉर्थ ईस्ट की जो 25 लोकसभा सीटें हैं वो तो समेट दी है राहुल गांधी। और यही वजह है कि दिल्ली से फोन आ रहा है, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं बिल्कुल, कि छात्रों को ना संबोधित करने पाए राहुल गांधी, उनको रोका जाए। तो ये डरा हुआ एक सरदार बैठा हुआ है असम में और दूसरा बैठा है दिल्ली में। तो ये केवल और केवल डर की वजह से उस यात्रा का जो प्रभाव पड़ रहा है, जो लोगों का गुस्सा, उबाल, निराशा, ये जो सब थी वो उस
यात्रा में दिखाई पड़ रही है, उसी वजह से हेमंत बिस्वा शर्मा डर करके राहुल गांधी पर एफआईआर कर रहे हैं। ये मजाक चल रहा है इस देश में। कानून का इतना खुल्लम खुल्ला कभी आपने दुरुपयोग नहीं देखा होगा जो हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है, और आप सब उससे सहमत होंगे, कि राहुल गांधी वो तो सर पे कफन बांध करके आया हुआ है। वो नौजवान जिसे कोई फिक्र नहीं है, जिसे सिर्फ और सिर्फ देश को बचाने की चिंता है, देश को जोड़ने की चिंता है, वो प्रेम और स्नेह पैदा करने के लिए। राहुल गांधी को न तो विशेष चुनाव की चिंता है, न अपनी चिंता है। और जब इस तरह का कोई व्यक्ति होता है तो लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और ये हुजूम इस बात को रेखांकित कर रहा है कि राहुल गांधी के साथ नौजवान है, राहुल गांधी के साथ महिलाएं हैं, राहुल गांधी के साथ किसान है, मजदूर है, आदिवासी है। और उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तो आपको वो दलित और वो पिछड़ा भी दिखाई देगा जो यहां पर हुजूम है उसी तरह का। राजीव जी, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश जब आएंगे तो फिर और भी बड़ा हुजूम दिखाई देगा। लेकिन असम में क्या डर गए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा? और क्या डर के ही वो गलतियां कर रहे हैं जिससे बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है? और राहुल गांधी तो आज उन्होंने ऐलान कर ही दिया कि कांग्रेस के पक्ष में तूफान आने वाला है और ये चुनाव में दिखाई दे देगा। इसी बारे में तो वो तेलंगाना में भी बात कर रहे थे, यही बात उन्होंने कर्नाटका में भी कही थी। क्या वही सब कुछ असम में भी दोहराते हुए हम देखेंगे? एक बार फिर से आना चाहता हूं हमारे साथी इकरार खान के पास और फिर उसके बाद हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों के पास में आता हूं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इकरार आप वहां मौजूद थे, क्या कुछ राहुल गांधी का था, उनके हाव भाव, बाकी कुछ एक पार्ट तो हमने दिखाया, लाइव भी हमने उस समय दिखाया था हमारे साथियों को। लेकिन राहुल यहां ऑफ दी ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी बातें करते हैं, क्या कुछ ऑफ कैमरा बातें हुई और कैसा क्या कुछ रहा, इसके आगे की क्या रणनीति है, क्या कुछ इस कांग्रेस खेमे में आज जो कुछ हुआ उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है, ये तमाम बातें आपने सुनी होंगी, जरा हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आज राहुल गांधी ने यात्रा को एक नया रोड मैप दे दिया, जिसमें राहुल गांधी ने जो है न्याय की बात की है। उन्होंने ट्वीट करके भी कहा और वहाँ भी उस समय कहा कि हमारी न्याय की लड़ाई के 5 स्तंभ है, जिसमें युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय। कुल मिलाकर ये है कि राहुल गांधी ने आगे की जो न्याय यात्रा है उसका एक रोड मैप दे दिया। उन्होंने कहा कि ये न्याय 5 मुट्ठी की तरह बनकर जो है इस देश की रक्षा करेंगे और इन लोगों से जो भ्रष्टाचारी हैं उन लोगों से मुकाबला करेंगे। साथ ही उन्होंने एक सवाल, कुछ लोगों ने, जैसा कि मीडिया के अंदर हर तरीके के लोग होते सवाल पूछने वाले, किसी ने पूछा कि जी आप क्या राम मंदिर जाएंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान? तो राहुल गांधी ने कहा देखिए हमारा सारा कार्यक्रम तयशुदा कार्यक्रम है, हमारा जो है हमारे जो है रोड भी चिन्हित है, हम कहाँ से जाएंगे, क्या जाएंगे, पूरा है। तो हम उस हिसाब से देखेंगे, जो हमारा उस समय हम आपको बताएंगे। लेकिन किसी के कहने पे हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं ये हम नहीं कह सकते। साथ ही उन्होंने एक बारी फिर कहा, असम के मुख्यमंत्री पे बिल्कुल निशाना साधते हुए कहा कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो जानबूझकर जो है इस तरीके की, पता नहीं उनकी बुद्धि कहाँ चली गई है कि वो तो हमारी न्याय यात्रा, भले ही इतना हमें सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन जब से वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, रोज़ नए लोग जुड़ रहे हैं। आप खुद ही देख रहे हैं, आज जिस हिसाब से यात्रा हमने देखी, यात्रा में जो हुजूम देखा गया, उस हुजूम को देखकर लगता है कि जो मणिपुर से जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी उससे तो ये लेवल बहुत ऊपर उठता जा रहा है। और अब ये देखना है कि इसी टेम्पर को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि देखिए, वहाँ कुछ लोगों ने पूछा, प्रधानमंत्री पे सवाल किया कि प्रधानमंत्री कौन होंगे, क्योंकि वहाँ वो कहते हैं कि जी वहाँ तो फेस है नरेंद्र मोदी जी का, यहाँ कौन फेस है? तो उन्होंने बड़ी चतुराई से जवाब देता हुआ कहा कि यहाँ इंडिया फेस है, यहाँ भारत लड़े, यहाँ इंडिया लड़ेगा इन लोगों से, इंडिया फेस है, जो भी होगा हम आपस में तय करेंगे, इसकी अभी ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने अपना इंडिया गठबंधन जो अपना जो अलायंस है उसकी भी तारीफ की कि वो लोग आ रहे हैं, हमसे वो लोग मिल रहे हैं। साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से भी बातचीत चल रही है, सीटों के शेयरिंग पे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि ये सब हमारी बातचीतें चल रही हैं और कुछ बातें इधर उधर से होती हैं उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है, फाइनल होगी, वो आप सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया इकरार, बने रहिए हमारे साथ।
और जानकारियां आप उपलब्ध कराते रहिए, लगातार बने हुए हैं। सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आपने सुना और साथ में अभी इकरार जो बता रहे हैं, इनपुट्स दे रहे हैं, वो भी आपने सुन लिया। क्या कुछ यहां से आप देखते हैं? और सबसे बड़ी बात कि असम में इतनी हलचल इस यात्रा की जितनी हो चुकी है, इतनी तो दक्षिण से उत्तर की तरफ आते समय भी नहीं हुई थी। और मणिपुर से जब राहुल गांधी निकले, हम लोग भी 2 स्टेट कवर करके, मैं पर्सनली लौट के आया था, मणिपुर और नागालैंड में था, उसके बाद असम में हमारी टीम पहुंची और लगातार देख रहे हैं हम कि यहां जितनी हलचल है उससे राहुल गांधी जो आज आश्वस्त नजर आ रहे थे, पूरे दमखम के साथ कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी मदद हो रही है। कैसे देखा जाए इसको और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? राजीव जी, हेमंत बिस्वा शर्मा किसी दबाव में रोज गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी जो गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी गलती क्या थी जिसका इशारा रविकांत जी ने किया, मैं उसको इलॉबरेट करता हूं। जिस यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जा रहे थे, उस यूनिवर्सिटी में पूरे नॉर्थ ईस्ट के छात्र पढ़ते, तो वो संदेश से पूरे नॉर्थ ईस्ट में चला गया। दूसरी बात यह कि असम की राजनीति आज भी छात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। ये उत्तर भारत की तरह नहीं है। असम के छात्र यूनियन है बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। उनकी वहां की राजनीति में बड़ी घुसपैठ है। और असम एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा राज्य है जहां पे दुनिया की पहली छात्र संघ की सरकार बन चुकी है, चुनाव जीतकर, असम गण परिषद की, जिसकी चर्चा रविकांत जी कर रहे थे। और तब से वहां एक परिपाटी है कि जो छात्र यूनियन है वो बहुत शक्तिशाली है। और असम में छात्रों की राजनीति के इर्द गिर्द ही असम की राजनीति घूमती है। CNRC का आंदोलन, जिसमें मैं भी गया 2 बार फैक्ट फाइंडिंग में, और वहां मैंने तो देखा कि छात्र कितनी, मतलब हर स्तर पे छात्र उसमें इन्वॉल्व थे। फिर मैं अभी चुनाव के वक्त भी गया था 10 दिन के लिए। चुनाव के वक्त भी मैंने देखा कि छात्रों की राजनीति के इर्द गिर्द वहां का प्रचार, वहां की रणनीति, वहां का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन छात्रों के इर्द गिर्द घूमता है। और इसीलिए आप देखिए कि जब राहुल गांधी को इजाजत नहीं दी तो यूनिवर्सिटी के छात्र बाहर आ गए। और जब उन छात्रों का जोश भी देखिए, मैं उस वीडियो में देख रहा था कि छात्रों का जोश भी देखने लायक है। तो वहां का जो छात्र है वो बड़ा पॉलिटिकली अवेयर है और असम की राजनीति छात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। अब आज जो हुआ है, आप ये मान लीजिए कि असम की राजनीति में आज से एक नया मोड़ आ गया। अब छात्र जो है वो मोबिलाइज हो गए और नाराजगी के साथ मोबिलाइज हो गए जी। तो ये एक बड़ा सेल्फ गोल आज जो है हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से किया गया। दूसरा ये कि राजीव जी देखिए, जब यात्रा शुरुआत हुई थी, आप वहां पे थे, मणिपुर में भी ये हुआ था कि परमिशन नहीं दी गई जी। और मणिपुर से वो इम्फाल से कुछ किलोमीटर दूर से यात्रा शुरू की। देखिए, ये अब आज FIR कराने के आदेश दे दिए। तो ये SDM और SHO देश की राजनीति को नहीं तय करते, ये राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा है। वो भारत जोड़ो यात्रा एक राष्ट्रीय राजनीति की, राष्ट्रीय पार्टी की पहल है, उनके बड़े नेता के द्वारा। उसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी इन्वॉल्व है। उसमें कोई FIR कर दे, कोई थाने में SHO, कोई SDM कहीं की परमिशन ना दे, इससे कहीं कुछ रुकता है? तो आज जो हो रहा है असम, आप देखिए कि इस यात्रा को कितना बड़ा बना दिया। उस मणिपुर के बाद जो परमिशन नहीं दी, और आज यात्रा का स्वरूप क्या हो गया? आज तो यात्रा में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा को, में जो न्याय शब्द है उसको परिभाषित भी कर दिया, जिसकी चर्चा अभी इकरार साहब कर रहे थे। उसको परिभाषित भी कर दिया कि 5 न्याय कौन कौन से हैं। उसमें किसान है, महिला है, मजदूर है, श्रमिक है, दलित है, तमाम सारे लोग हैं। जी
बिल्कुल आदिवासी हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, यही राजनीति है। जी। और ये राजनीति ही जो जो सांप्रदायिक या ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, उसका जवाब है। बिल्कुल। तो आज जो असम में हुआ है, वो बहुत बड़ा सेल्फ गोल उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर दिया है। और उनकी परेशानी क्या है कि देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा वॉशिंग मशीन में चले तो गए, लेकिन वो धुल के बाहर नहीं आ पाएंगे। तो उनको वॉशिंग मशीन में बंद रहने के लिए बड़ा काम रोज करना पड़ता है। लेकिन उस काम के चक्कर में वो राहुल गांधी की इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण और बड़ा बना दे रहे। राजीव जी। राहुल गांधी को काफी और इस यात्रा को काफी बड़ा और महत्वपूर्ण बना चुके हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी इकरार खान सीधे असम की राजधानी गुवाहाटी से। और इनसे एक आखिरी सवाल आपके पास, फिर मैं जानता हूं कि आपको अभी जाना भी है। इकरार, जरा ये बताइए कि लोगों से आप बात किए होंगे, जो स्टूडेंट्स थे जिनसे राहुल गांधी वहां रूबरू चर्चा कर रहे थे बस के ऊपर, जो जिस क्लिपिंग को, जिस भाषण को हमने सुनाया, आप बता भी रहे थे, उन लोगों का क्या कहना था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? महिलाओं को खासकर उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी, महिलाओं को लेकर या महिलाओं में इस यात्रा को लेकर क्या कुछ है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं? युवा और महिला ये क्या कहते हैं वहां पे, जरा ये बताइए। जी बिल्कुल, जब हमने बात करने जहां राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित किया, उसके बाद हमने वहाँ छात्रों से बात करने की कोशिश की। तो हमने पूछा कि भाई आप लोग यहाँ क्यों आए, आप तो छात्र, आपको राजनीति से क्या मिलना? तो उन्होंने कहा हम राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं, और राहुल गांधी को जो हमारे रोल मॉडल है, क्योंकि जो हमें जो आगे की दिशा है वो राहुल गांधी ही दिखाएंगे। मैंने कहा कि जो हमने जब उनसे पूछा कि मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो कहा नहीं, राहुल गांधी, सिर्फ राहुल गांधी, राहुल गांधी। उसके बाद हमने कुछ महिलाओं से बात करी। हमने कहा आप लोग क्यों आए हैं, क्या आपको कोई पैसा वैसा दे के लाया? कहा नहीं, हम लोग खुद आए हैं, हम लोग कई किलोमीटर दूर से राहुल गांधी को सिर्फ देखने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें राहुल गांधी से उम्मीदें हैं। मौजूदा सरकार ने जो हमसे जो वादे किए थे, रोजगार के वादे किए थे, बहुत सारी चीज़ों के हमसे वादे किए, तो कोई भी एक वादा पूरा नहीं हुआ है। आज भी यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है इतना बढ़ गया है कि हम छोटा मोटा भी जो भी काम कराते हैं वो बिना कुछ दिए लिए काम नहीं होता। इसी तरीके से हमने कुछ युवाओं से बात करी कि भाई आप लोग इस यात्रा में आए, कहाँ से हैं? तो एक छात्र, हमें एक युवा मिला, उसने कहा कि जी मैं इस यात्रा को जो है करीब 20-25 किलोमीटर पहले मैंने ज्वाइन किया था, और मेरा कोई मकसद नहीं था यात्रा के साथ चलने का, लेकिन जब मैंने देखा और मैंने राहुल गांधी का भाषण सुना, तो मुझे जो है यहाँ आने का, मुझे इनके साथ चलने का मोटिवेशन मिला। मैंने कहा वापस कैसे जाओगे? कहा भैया कुछ ऑटो करके चले जाएंगे। और कैसे चले जाएंगे? तो कुल मिला के छात्रों में, युवाओं में, महिलाओं में जिस तरीके का जुनून देखा गया, उससे जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो राहुल गांधी का जो सपना था, मुझे लगता है करीब करीब वो सफल हो रहे हैं। उसमें लोगों को न्याय देने की जो बात वो बार बार कर रहे हैं, लोगों को उनकी ये बातें पसंद आ रही हैं। दूसरा मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँ कि FIR पे जब हमने कुछ पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो फिलहाल जानकारी लेने की कोशिश की, तो पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल कहा कि हम लोग देख रहे हैं अभी क्या है, कुछ भी स्पष्ट वो जवाब नहीं दे रहे थे कि वो लोग FIR अभी की है कि नहीं की है। हालांकि CM ने पहले ट्वीट करके FIR के निर्देश दिए हैं। FIR तो होगी, जरूर होगी, क्योंकि 2 दिन पहले जब एक छोटी सी बात पे यात्रा का थोड़ा सा मार्ग परिवर्तन करने पे जब FIR हो गई थी, तो यहाँ तो जरूर FIR होगी जो मुझे लगता है। लेकिन अब उसमें राहुल गांधी का नाम होता है नहीं होता है, लेकिन क्योंकि CM ने कहा है तो हमें लगता है कि राहुल गांधी का नाम जरूर होगा। तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कितनी FIR कर लो, हमें कुछ भी कर लो, हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग जो है बब्बर शेर है, कांग्रेसी कार्यकर्ता एक बब्बर शेर है। साथ ही राहुल गांधी ने जो यात्रा जब वहाँ जो रोका बैरिकेडिंग के पास में जब संबोधित किया, उससे पहले कहा कि भाई आप लोगों की जीत हुई है, क्योंकि हमने बैरिकेडिंग हटा दी, हम लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश की, ये लोग नहीं जाने दे रही है। साथ में उन्होंने वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों का भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। कहा कि ये जो यात्रा वहाँ हम इसलिए प्रवेश नहीं कर रहे हैं कि एक उन्होंने बताया कि एक पुलिस के कोई कांस्टेबल या कोई था, वो उनकी गाड़ी के आगे आ गया, बाकायदा उन्होंने इसको कोट किया कि वो लेट गया, कहा कि हमें आगे ना जाएं आप, क्योंकि हमें दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि यही मैंने देख के जो है इस यात्रा को जो है यही ख़त्म करके आगे से चालू करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी, देखो मेरी बात पर ताली भी बजा रहे हैं, तो वो माहौल कुछ उन्होंने इस तरीके का किया कि ना तो पुलिस से कोई बैर की बात हुई, ना कुछ उससे वो हुआ, और साथ में पुलिसकर्मी भी जो है अपना शांतिपूर्ण बनाए, उनकी बातों को सुन रहे थे, और पूरा
जो है किसी तरीके का उन्होंने कोई बाद में जो है माहौल इस तरीके से टेंस से एकदम ख़त्म होकर एकदम खुशनुमा माहौल हो गया और वापस यात्रा वहाँ से जब घूमी तो पुलिस वालों ने भी राहत की सांस ली। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकरार इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस चर्चा के दौरान भी आपने बहुत सारी जानकारी दी। अब सीधा अनिल सिन्हा साहब आपके पास आना चाहता हूं। अनिल जी, बहुत सारी बातें इकरार बता रहे थे, आप सुन ही रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे कि असम इतना महत्वपूर्ण राज्य इस यात्रा के हिसाब से भी बन गया है और बीजेपी के हिसाब से तो है ही। कैसे इसको देखा जाए, इस राज्य को देखा जाए, इस यात्रा को देखा जाए, क्योंकि यहां से अब यात्रा जो है आगे की चढ़ाई करेगी। पहाड़ की चढ़ाई तो करके वो अब मैदान की तरफ जब आएगी यात्रा, ब्रह्मपुत्र भी पार कर चुकी है और गंगा की तरफ जब बढ़ेगी तो क्या कुछ आप देखते हैं, जिसमें बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है? देखिए, राहुल गांधी ने वो असम में एक तो सिर्फ असम का नहीं मानना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का जो भी राजनीतिक समीकरण या जो माहौल है, जो वहाँ के इश्यूज हैं, सबको उन्होंने सेंटर स्टेज पर ला दिया। और एक बड़ा चेंज जो कह रहे थे रविकांत जी भी, वो बड़ा चेंज लाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में वहाँ के बाकी लोग भी जो बता रहे थे कि किस तरह से स्टूडेंट पॉलिटिक्स वहाँ डोमिनेट करती रही है, तो उन्होंने वो सबको बहुत कायदे से एड्रेस किया। और ये मैं इसको सूझबूझ ही कहूंगा कि उन्होंने वहाँ जो जिस तरह का, मतलब जिसको आप कहेंगे कि अगली सीन, मतलब जिस तरह का क्रिएट करना चाहते वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और हेमंत बिस्वा शर्मा चाहते थे कि एक ऐसा कन्फ्रंटेशन हो जो कन्फ्रंटेशन एक अगली टर्न ले ले, मतलब खराब शक्ल ले ले, तो उन्होंने उसको भी अवॉइड किया। ये जो है ये बताता है कि किस तरह से उन्होंने, मतलब एक तो है क्या कि उनका जो गांधीयन प्रिंसिपल, सही कहा रविकांत जी ने, कि वो गांधी होना साबित भी कर रहे हैं। गांधी जी कभी इस तरह से कन्फ्रंटेशन पुलिस से लेकर के इसके पक्ष में नहीं थे। दूसरा जो मैं देख रहा हूं, इसको आप देख लीजिए क्या कि जो शो जिसको कि कहा उन्होंने कि शो किया है वहां पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मतलब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए, वो जो एक नैरेटिव जो बिल्डअप करना चाहती थी बीजेपी, और अभी जारी है। मैं देखिए कितना उनके लिए मुश्किल हो गया अब कि वो मोमेंटम जितना ह्यूज मनी, ह्यूज लगधक और पूरा जिस तरह का भव्य शब्द थोड़ा पॉजिटिव है, मैं कुछ नकारात्मक उसको कहना चाहता, चकाचौंध वो शब्द सही होगा। तो ये चकाचौंध पैदा करना चाहते थे और वो एक नैरेटिव बिल्डअप करना चाहते थे। वो जो है वो उन्होंने किस तरह क्रिएट किया, उसमें एक सोलो एक आदमी हर तरह कैमरे में दिख रहा है, और वही मतलब उन्होंने राम लला जो है उनकी प्रतिभा, हमको लग रहा है कि अगर ठीक से उसका एनालिसिस किया जाए तो आपको पता चलेगा कि रामलला को जितनी बार दिखाया गया उससे 10 गुना बार खुद मोदी कैमरे में रहे। तो ये जो कोशिश थी वो अब जारी रखना चाहती है। इसीलिए अभी कैमरे देखिए, अभी पॉलिटिक्स का सेंटर कहाँ है? अभी सेंटर है नॉर्थ ईस्ट, जहां पर कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग जो है और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक इशू बेस्ड और एक बड़ी यात्रा में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ कैमरा नहीं दिख रहा है इनका, बड़े चैनलों का। और आपको दिख रहा है क्या कि वो महंत जो कि जिनका वो विपक्ष के बारे में बात कर रहा है, वो जो नेता नहीं आए वही लकीर जो 2 महीने पहले से उनका जो था वही दोहरा रहा है। और वहां कैमरा लेके बड़े बड़े एंकर्स अपना दिखा रहे हैं कि राम मंदिर के मतलब प्राण प्रतिष्ठा का क्या असर है, वो महंतों और साधुओं पे, महंतों और साधुओं पर क्या असर होना है, तो वो वहां है और यहाँ पर फील्ड में चालू है। तो मैं देख रहा हूं क्या कि एक तो नैरेटिव भी उन्होंने बिल्डअप कर दी। दूसरा है क्या कि बस 4 लाइन में आपको बताऊंगा, ये जो 5 स्तंभ उन्होंने न्याय के बताए हैं, वो जो मोदी ने जो जाति जनगणना के बाद जो कोशिश की थी डिरेल करने, मतलब उसका एक नैरेटिव बनाने की, गरीब, युवा, महिला और ये क्या कहते हैं किसान, इसको कहा था ये जातियां जो है कुछ नहीं है, तो उसमें एक सामाजिक न्याय का इसमें भागीदारी एक मुद्दा बताया उन्होंने। श्रमिक भी जोड़ा है, मतलब ये पूरा रहा है कि किस जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स जिसको आप कहते हैं किसान और मजदूर,
दोनों का जो है, जो कि पुराना मतलब एक भारतीय राजनीति का बड़ा मुद्दा रहा है कि जो मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए, उनको नौकरी और बाकी सुरक्षाएं, सामाजिक सुरक्षाएं मिलनी चाहिए, और जिसमें कि बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उन्होंने जो नैरेटिव बनाना चाहते थे राहुल गांधी, मतलब नरेंद्र मोदी, वो वैचारिक नैरेटिव, उसके काउंटर में भी अपनी नैरेटिव रख दिया है। तो अब और उन्होंने कहा भी कि आरएसएस की विचारधारा का इंडिया की विचारधारा से, तो मुझको लग रहा है कि आइडियोलॉजिकल बैटल और जो ग्राउंड पर बैटल, दोनों को कंबाइन करके वो चल रहे हैं। और ये समझिए कि हमको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर, जो आप कह रहे हैं कि यात्रा आगे बढ़ेगी उत्तर भारत में, तो क्या होगा, तो वो मुझको लग रहा है, जो रविकांत जी भी कह रहे थे कि जो लोग शामिल होने की जिसकी संभावना है, तो मुझको लग रहा है कि काफी बड़े मतलब सधे हुए मतलब राजनेता के रूप में वो मतलब अपीयर हो रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं राजनीति में, ऐसा मुझको लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक सधे हुए राजनेता के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। और यहां से जब आगे यात्रा जाएगी तो आगे क्या कुछ होगा, लेकिन यात्रा जैसे ही असम पहुंची है उसके बाद से जो कुछ हो रहा है आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं, देख रहे हैं। आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपके पास, और आपसे भी जरा समझो, सुबह से लेकर के शाम तक जितनी सारी चीजें हो रही हैं उनमें सबसे बड़ी बात कि इस यात्रा को किसी भी रूप से रोका जाए। कल राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया, आज राहुल गांधी को कॉलेज जाने से, यूनिवर्सिटी में प्रवेश से रोका गया, आज राहुल गांधी को गुवाहाटी शहर में प्रवेश से रोका गया। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि कहां कहां आप रोकोगे, हम चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि गांव गांव तक इस यात्रा की चर्चा हो रही है। और यहां से अगर देखा जाए, अगर राहुल गांधी इतने आश्वस्त हैं, इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लबरेज हैं, और ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। और वहां से इस यात्रा को अगर हम मुंबई पहुंचकर अगर सोचें कि 2 महीने का वक्त गुजर गया और मुंबई में हम आज हैं और इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, तो क्या कुछ आप देखते हैं? क्या 2 महीने में बहुत कुछ परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं आप? एक अलग तरह की जो धारा है वो बहते हुए ब्रह्मपुत्र से लेकर गंगा और यमुना तक आप देखेंगे? मैं तो सबसे पहले ये देख रहा हूं कि एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कोई मुकाबला नहीं है अभी भी। 2 महीने बाद वो और ज्यादा निखर के आएंगे और ज्यादा होगा, वो है। ठीक है कि राहुल गांधी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की तरफ प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पार्टी ने भी नहीं किया है, तो हम भी उस पर क्यों बात करें। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, तो अगर कंपेयर करते हैं तो दिखाई देता है कि दोनों में क्या अंतर है। सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी में और पॉलिटिकल काम करने में, दोनों में, पॉलिटिकल सोच में। अब एक आदमी एक पर चौथी पीढ़ी का पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी चौथी पीढ़ी के पॉलिटिशियन है, और एक आदमी किसी तरह कुर्सी पाने के लिए पॉलिटिक्स में आया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो। ये तीनों लोग को किसी तरह कुर्सी चाहिए, राजनीति करने इसीलिए आए थे, पहले जनरेशन के पॉलिटिशियन है, ये चौथी पीढ़ी के पॉलिटिशियन है। तो दोनों की राजनीति में अंतर होगा, है, वो अब दिखाई दे रहा है, अब बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। जब तक राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर नहीं रहे थे, हालांकि राहुल गांधी ने खुद कहा कि वो 2004 से पॉलिटिक्स में हैं, वो उन्होंने इस हिसाब से कहा कि वो एमपी हैं, तो एमपी हैं इसलिए थे। लेकिन जब इनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में देखा जाने लगा, तो बीजेपी ने शुरू किया ये कहना कि वो पप्पू हैं, और उस पर जो प्रचार किया, उस पर राहुल गांधी ने उसको जिस ढंग से राहुल गांधी ने लिया, और अब उसका जो काउंटर कर रहे हैं, वो इन लोगों की पूरी मिट्टी खराब करके रख दे रहा है। इनकी क्वालिटी ही नहीं, इनकी क्षमता, योग्यता, सब कुछ दिख रही है उसमें, और अपने आप दिख रही है, खुद दिखा रहे हैं। मतलब आप याद कीजिए कि 2014 के इलेक्शन से पहले जो प्रचार किया गया, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जो अभियान चलाया गया, उसको कांग्रेस ने कैसे झेला, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। मैंने राहुल गांधी तब और यंग थे, मतलब हम तो कहेंगे 50 साल का आदमी थोड़ा प्रौढ़ हो जाता है, चाल बहुत यंग थे, और तब उन्होंने जो उसको हैंडल किया, जिस ढंग से लिया या झेला, तो उस हिसाब से उनकी मैच्योरिटी तब की देखिए। और उन्होंने किसी का भी मतलब झूठ का, बिल्कुल गलत का, बिल्कुल आपत्तिजनक आरोपों का किसी का भी जवाब नहीं दिया, सबको झेला, और यहां ये यात्रा निकल नहीं जाने दे रहे। तो ये इनकी क्वालिटी है कि ये किसी भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन को झेल नहीं सकते, और वो उनकी क्वालिटी है
कि लोकतंत्र है, तुम जो करना चाहते हो करो भैया। तो दोनों का अंतर जो दिखाई दे रहा है, तो मेरा ये मानना है कि अगर एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन पावर में होगा तो वो मैच्योरिटी से जो काम करेगा वो दिखाई देगा। अब राहुल गांधी ने आज कहा कि आप चाहते हो कि भारत लिबरल ही सप्लाई करे, ये बहुत बड़ी बात है। और जब ये कहा जाता है कि भारत का हित और भारत का विरोध और वगैरह वगैरह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर मुहैया कराने के लिए भारत में शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब कर रखी है? ये सवाल है अपनी जगह और राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाया है। लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था का ही बाजा बजाने पे लगा हुआ है, वो अगर ऐसा कर रहा है जानबूझकर या अनजाने में, तो दोनों ही कारण से वो बहुत बड़ा अपराध है। और देश के साथ जो हो रहा है, देश के साथ जो अन्याय है, जो अपनी जगह है। तो राहुल गांधी की मैच्योरिटी इन सारी बातों को सामने ला रही है। और राहुल गांधी का हैंडल करना, भाई एक न्याय यात्रा निकल रही है, उसके अपने मकसद है, पॉलिटिकल उद्देश्य है, आप पीछे हो जाएंगे, वो आगे हो जाएगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आप उसका मुकाबला कैसे करते हैं, ये आपका अनुभव और ये आपकी गंभीरता दिखाता है। तो चूंकि ये लोग ऐसे हैं नहीं कि उसको निकल जाने देंगे तो ये माना जाएगा कि इनके पास कुछ नहीं है, हार गए, कमजोर हो गए, वगैरह वगैरह। ये छवि इन लोगों ने खुद बनाई है। ये अभी तक के काम से यही लगता है कि अगर ये निकल जाने देंगे तो ऐसा लगेगा या लोग मानने लगेंगे कि इनके पास कुछ है नहीं, ये रोक नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। और राहुल गांधी ने सफलतापूर्वक रैली निकाल ली। इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये बाधा खड़ी करे। और बाधा कैसी खड़ी करे, वो हम देख रहे थे कि जो आज तैयारियां थी वो कैसी तैयारी थी, और राहुल गांधी ने तोड़ के दिखा दिया कि देखो हमने तो तुम्हारा बैरियर सब तोड़ दिया। तो राहुल गांधी ने बैरियर तोड़ दिया और कहा कि हम कानून का पालन करेंगे, हम उस रास्ते नहीं जाएंगे, जब मना है तो नहीं जाएंगे। ये राहुल गांधी अपनी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और वो अपनी इनकम्पिटेंसी दिखा रहे हैं। और वो इनकम्पिटेंसी इसलिए है कि उनका कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं है, उनको तो वही करना है जो उनके आका कहेंगे। और राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि अमित शाह ने कहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये समझ रहा था कि हेमंत बिश्व शर्मा अपनी तरफ से खुशामद में या खुश करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर अमित शाह ने कहा है तो आप समझिए कि अमित शाह इस लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि रोक देंगे तो राहुल गांधी का नुकसान हो जाएगा या डर जाएंगे। जबकि दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा समझता है कि इस तरह से इससे प्रचार मिलता है। और जहां तक प्रचार या खबर की बात है, नरेंद्र मोदी खबर छपवाने के लिए ने यही बताया होगा ना कि वो उपवास कर रहे हैं और नारियल के पानी पे पी रहे हैं। बाकी तो अगर वो नहीं बताएंगे तो खबर कैसे छपेगी, आएगी कैसे? आप दिल्ली में रह रहे हैं और खबर ये छप रही है कि आप वहां यजमानी करने के लिए उपवास कर रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये कैसा यजमानी है भाई कि आप पूजा स्थल पे नहीं है और 4 घंटे के लिए गए जिस दिन उद्घाटन था, और 4 घंटे ही पूजा करेंगे। और ड्रामा ये कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, दरी पे सो रहे हैं। अब आप अपने कमरे में दरी पे सो रहे हैं या पलंग पे सो रहे हैं, कौन जाता है? कमरे में नहीं, मतलब उतने बड़े बंगले में कमरे पे सो रहे हैं या दरी पे सो रहे हैं या जमीन पे सो रहे हैं, या किसी को फर्क क्या पड़ता है? लेकिन ये प्रचार है, तो उनके प्रचार चाहने का, उनका प्रचार की इच्छा इस लेवल पे है कि लोग ये जानकर खुश होंगे या शायद उनका कद बढ़ेगा कि मैं जमीन पे सो रहा हूं और नारियल पानी पी करके जी रहा हूं। और यहाँ इनके प्रचार का स्तर ये है कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, आपकी न्याय के लिए लड़ रहा हूं, और अगर कानून है कि नहीं जाना है, अगर सरकार ने नियम बनाना है कि नहीं जाना है, तो मैं ये तोड़ के दिखा दूंगा कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन जाऊंगा नहीं। तो ये दोनों के लेवल का अंतर है, दिख रहा है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और हेमंत बिश्व शर्मा जो कह रहे हैं वो आका के आदेश का पालन कर रहे हैं, जो कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं है। जी बिल्कुल, और एक पॉलिटिकल तो प्लान करके सोच के काम करेंगे, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद का जो कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी का कि क्या होगा आगे इलेक्शन में, क्या होगा, वो सब बाद की बातें हैं। लेकिन अभी तो इन्होंने चारों खाने चित कर दिया है, बिल्कुल चित है, इनके पास कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं है। और उसका जवाब यही है कि प्रधानमंत्री दरी पे सो रहे हैं या जमीन पे सो रहे हैं। तो इस लेवल का टक्कर है। इस एक आदमी भाषण देने से या छात्रों से मिलने से रोक दिया जाता है, अखबारों में इसकी खबर नहीं छपने दी जाती है, तमाम उपाय किए जाते हैं, उसके बावजूद लोग उसको सुनने आते हैं और वो बोलता है और ये आरोप लगाता है कि होम मिनिस्टर ने फोन करके किया है। और इनके लेवल का ये है कि राष्ट्रपति ने तारीफ की है।
और वो खबर कैसे छप गई? अगर तारीफ की थी तो कर देती, फोन कर देती, चिट्ठी लिख देती, बोल देती। वो खबर छपी, इसका मतलब कि खबर छपवाने के लिए तारीफ करवाई गई है, और बाकी तो अपने वो जी बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राष्ट्रपति ने 3 पन्ने में चिट्ठी लिखी थी, और इस चिट्ठी को तमाम मीडिया हाउसेस को, हमारे पास भी चिट्ठी आई थी, सबको भेजा गया था। पहले यही था कि मैं नहीं जा पा रही हूं, लेकिन आपने जो किया है, इतनी बड़ी गाथा, 3 पन्ने की चिट्ठी, और उसको छपाई गई, सब जगह सारे अखबारों ने फ्रंट पेज पे छापा है। लेकिन बात यहाँ राष्ट्रपति या अयोध्या की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो बीत गई सो बात गई, कल तक वो किस्सा कल में खत्म। अब आगे जो टारगेट दिया गया है, रोज 25,000 श्रद्धालुओं को लाकर वहां दर्शन करवाना, और उससे क्या बेनिफिट बीजेपी को मिलने जा रहा है, वो सब हम देखेंगे। और स्वतः स्फूर्त दीपावली कितने लोगों ने कल रात को मनाई है, वो सब भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन सवाल यहाँ सवाल दूसरा है, बात दूसरी है। वो ये है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, इस न्याय यात्रा से इंडिया गठबंधन को या राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी को क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है। राहुल गांधी जो 5 न्याय की बात कर रहे हैं, जो 5 एक मुट्ठी बनाकर उस मुट्ठी में इन 5 न्याय की बात कर रहे हैं, वो कितना उस पर अमल कर पाती है उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन, और उनका कितना साथ मिलता है जनता का। ये सब हम यहां उस पर विचार विमर्श विश्लेषण करने के लिए बैठे हुए हैं, वही कर रहे हैं। सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। कैसे, किस अंदाज में, किस हिसाब से देखते हैं आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करना कि हम इन 5 न्याय की बात कर रहे हैं, और बाकी चीजें तो आई गई हो जाती हैं, वो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, और चर्चा भी अपनी जब भी बात करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं मोहब्बत को ले आते हैं, फ्लाइंग किस करते हुए नजर आते हैं। और जैसा हमारे साथी इकरार बता भी रहे थे कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को भी कहा कि आप देखिए, और ताली भी बजा रहे थे पुलिसकर्मी। ये सब हम लोगों ने लाइव दिखाया भी है। कैसे देखते हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? देखिए, ये राहुल गांधी का बढ़ता हुआ असर है जो हमें दिख रहा है। अगर जब हम इस चीज को एनालाइज करना चाहें कि कोई व्यक्ति कितना प्रभावशाली हो रहा है, तो मेरा जो पैमाना है वो ये है कि क्या वह व्यक्ति केंद्र की तरफ जा रहा है या केंद्र को ही अपने पास खींच कर ला रहा है। उदाहरण, गांधी जब तक दक्षिण अफ्रीका में थे, सारी दुनिया में लोकतंत्र की सबसे बड़ी दक्षिण अफ्रीका में लड़ी जा रही थी। जब वो भारत आए तो आप देखिए, भारत में वही लड़ाई यहाँ चली आई, और वो जहां जहां जाते थे, चाहे वो वर्धा के आश्रम में हो, चाहे वो साबरमती हो, चाहे वो आगा खां महल में कैद हो, या वो कहीं और चले जाए, या मुंबई के मणि भवन में रहते हो, पूरी की पूरी राजनीति का जो केंद्र है वो उनके साथ चलता था। अगर हम अभी के हाल के दिनों की बातें करें, जैसे मोदी था, मोदी के समय क्या होता था कि लोग अक्सर गुजरात की चर्चा करते थे, गुजरात मॉडल। ये अलग बात है कि वो एक तरह से फैब्रिकेटेड था, वो प्रचारित था। जब वो दिल्ली आए, केंद्र दिल्ली हो गया, वो वाराणसी चुनाव लड़ने गए तो वाराणसी केंद्र वाराणसी शिफ्ट हो गया। लेकिन अभी आप राहुल गांधी का देखिए, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक समय सक्रिय थी, जब वो अमेठी से चुनाव भी लड़ा करते थे। हाथरस हो, उन्नाव हो, लखीमपुर खीरी की घटनाएं हो, वो वहां पर नजर आते थे, और सारे भारत का ध्यान जो है वो उस तरफ चला जाता था। जब वो चुनाव लड़ने दक्षिण चले गए, तो अभी आप देखिए, दक्षिण से जब उन्होंने यात्रा भी निकाली कन्याकुमारी से, तो सारा का सारा जो नैरेटिव था, विमर्श था, और मीडिया का ध्यान था, वो वहां शिफ्ट हुआ। अब मजेदार बात यह है राजीव जी कि अब इस समय सारे लोगों का ध्यान जो है वो नॉर्थ ईस्ट पे लगा हुआ है। जो नॉर्थ ईस्ट ऐसा क्षेत्र है जो अभी तक राजनीति के लिहाज से बड़ा ही उपेक्षित किस्म का क्षेत्र था, लोगों का ध्यान बहुत नहीं जाता था। मतलब आप अभी भी जानते हैं कि दिल्ली के लोग दिल्ली क्या सारे भारत में लोगों को इन 7 राज्यों के बीच का फर्क नहीं मालूम। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इनमें से कौन राज्य भारत के हिस्से हैं या नहीं है। अक्सर लोग उन्हें किसी दूसरे देश का भी समझ लेते हैं। इस समय राहुल गांधी जब तक दक्षिण भारत में है, केवल आज 10वां दिन है राजू, देखिए 2 दिन और रहेंगे, शायद 27 तक और रहेंगे इन नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में। तो इस समय यहां पर जब रहेंगे तो अब आप देखिए कि सारा का सारा मीडिया का केंद्र उन्होंने इस तरीके से, केवल मीडिया का नहीं, पूरे देश का ध्यान अपनी ओर ऐसे खींच लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो इवेंट है वो जब तक वहां खत्म हो रहा था 12:30-1 बजे तक, तब तक जो है असम में जो कुछ हो रहा था, लोगों का ध्यान इधर हो गया, वहां की स्टोरी वहीं के वहीं खत्म हो गई। शाम होते होते जो है जो मोदी जी का जो प्राण प्रतिष्ठा वाला समारोह था वो फीका पड़ गया, और लोग जो चर्चा करने लग गए वो राहुल गांधी को शंकर देव मंदिर में न जाने की चर्चा करने लग गए थे। ये होता है असर कि आप सारे लोगों का ध्यान, जहां भी आप खड़े हैं वहीं से आप ध्यान खींचने की ताकत रखते हैं, नहीं रखते।
इस लिहाज से जब मैं एक एनालाइज करता हूँ, इस चीज को एग्जामिन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का असर जो आज देखने चलिए को मिला। देखिए, थोड़ा रोकना चाहूंगा। बिहार के 24 जनवरी को है कर्पूरी ठाकुर की जयंती और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। कर्पूरी ठाकुर आप जानते हैं बिहार के सबसे बड़े नेताओं में से एक, और केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। बिहार के सीएम रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, और जब भी राजनीति में या ऐसे अभी जो भागीदारी की बात हो रही थी उसमें कर्पूरी ठाकुर का जिक्र भी आता है। और 24 जनवरी को यानी कल कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन है और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है आप जानते हैं, और उस पुरस्कार से अब नवाजा जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। ये ब्रेकिंग आप देख रहे थे। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी अपनी बात पूरी कीजिए। और कर्पूरी ठाकुर का जिक्र यहाँ आ रहा है तो देखिए कुछ न कुछ राजनीति भी, बहुत अच्छी बात है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है, लेकिन क्या मायने इसके हैं इस पर भी चर्चा हम जरूर करेंगे। दीपक जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मेरा कहना था कि ये जो पूरा का पूरा जो प्रभाव क्षेत्र, अपने आसपास जो प्रभाव का पूरा वलय तैयार कर लिया है इन्होंने, राहुल गांधी ने, ये अब उनके साथ देखिए बढ़ता जाएगा। वो जहां रहेंगे वहीं पर से वो क्रिएट करेंगे कुछ तो कुछ नया, और सारा का सारा ध्यान जो अपने साथ ले जाएंगे। अब किसी को इस बात में शंका नहीं होनी चाहिए कि हेमंता विश्व शर्मा जैसी गलती अब शायद भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां राज्य है, जहां जहां उनकी सत्ता है, अब वो शायद करने की गलती इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो कुछ किया है पिछले 2-3 दिनों में हेमंता विश्व शर्मा ने अपनी लॉयल्टी जताने के लिए, वो उनको बड़ा महंगा पड़ने जा रहा है, ऐसा बड़ा साफ हो गया है। जिस तरीके से वहां के छात्र निकल कर आए, खुद मिलने चले आए, और हम पूरी यात्रा में उनके देख रहे हैं, चाहे वो पहली वाली यात्रा हो भारत जोड़ो यात्रा या अभी की यात्रा हो, लोग स्वयं आ रहे हैं, वो बुलाए नहीं जा रहे हैं हवाई जहाजों में भर भर के। जिस प्रकार से हम अयोध्या में देख रहे थे कि कहा जाता है कि अयोध्या में उस दिन 100-125 जो हवाई जहाज वो उतरे, मतलब एयरपोर्ट पे जगह नहीं थी तो आसपास के इलाकों में दूसरे हवाई अड्डों पे उनको उतारना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी की ये जो बात है ये दूसरी है, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन अंतिम बात जो मैं कर्पूरी ठाकुर वाली बात कहूंगा, एक बेहतरीन निर्णय है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये भी हमारा एक आग्रह है कि कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करें, समता मूलक समाज बनाने की कोशिश करें, जातिवाद को इस देश से खत्म करें। तभी माना जाएगा कि भारत रत्न को जो दिया जा रहा है वो दिल से दिया जा रहा है, वरना तो ये माना जाएगा कि बिहार में कुछ करना चाहते हैं मोदी जी चुनाव को देखते हुए, वो अगर हो रहा है तो इससे खराब बात नहीं होगी। इससे बेहतर है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न न दिया जाता तो बेहतर था। बिल्कुल 100 साल पूरे हो रहे हैं कर्पूरी ठाकुर के। कल 24 जनवरी 1924 को पैदा हुए कर्पूरी ठाकुर, 24 जनवरी 2024 को 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल की उनकी उम्र पूरी हो रही है। अब आप जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को पटना में हुआ था और जन्म समस्तीपुर में हुआ था। लेकिन अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है। समता मूलक समाज की बात करते रहे, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर का एक बहुत लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक इतिहास है और उसके अलावा वो शिक्षक भी रहे। बहुत सारी उनके साथ साथ जो है वो चलती रही हैं, बहुत सारी गतिविधियों में वो शामिल रहे। समता मूलक समाज की बात उन्होंने जरूर की थी, लेकिन इसके क्या राजनीतिक मायने हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा अभी हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कर रहे हैं, उसमें राहुल गांधी के काफिले को बार बार रोका जाना असम में, उसके क्या मायने हैं। और मायने ये भी कि राहुल गांधी बिना डरे अडिग हैं और अपनी बात बढ़ा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। और सबसे इससे भी बड़ी बात ये कि युवा और टीनेजर्स, स्टूडेंट्स, ये महिलाएं निकल के बाहर आ रही हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कह रही हैं कि हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है, हमको पैसे का लालच दिया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री जी इतने पैसे आप लोगों के घर तक पहुंचाने आ रहे हैं और इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अगर चली जाएंगी तो पैसे लेने कौन आएगा, आप किसको पैसा देंगे। बाद में शाम हो जाने के बाद वो बेचारी महिलाएं घर पर इंतजार पैसे का करती रह रही हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं, हमारे ही कई साथी इन रिपोर्ट्स को कर रहे हैं और ये सब खबरें ऑलरेडी मीडिया में हैं। कुछ भी बढ़ा के या बना के हम नहीं कह रहे हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखते हैं आप असम की यात्रा और यहां से राजनीतिक न्याय की बात?
जी, एक तो असम की यात्रा से राजनीतिक न्याय की बात हम लोग शुरू करते हैं तो एक तो वो महिलाएं ही जो है वो पैसे का इंतजार नहीं कर रही हैं कि उनको पैसा दिया जाएगा। वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जो 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार का इंतजार कर रहे थे। पेट्रोल जो है वो 35 रुपए लीटर का इंतजार कर रहे थे। 100 स्मार्ट सिटी का इंतजार कर रहे थे। वो सब इंतजार में ही है। ये सरकार बड़े इंतजार कराने वाली है और इसलिए इस सरकार का जो है वो अनुसरण जो है इसकी राज्य सरकारें भी सब करती हैं, इसी तरीके से इंतजार कराया करती हैं। तो ये तो इसका मसला है कि किस तरीके से महिलाएं इंतजार कर रही हैं। लेकिन जो राहुल गांधी जिस राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं, राजीव जी, इस राजनीतिक न्याय की मांग का ही दबाव है कि कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न दिया जाता है। मुझे लगता है कि मोदी जी जो है चुनाव होने से पहले पहले ज्योति बसु को भी जो है अब दे देंगे भारत रत्न और मुलायम सिंह यादव को भी दे देंगे भारत रत्न। मुझे लगता है ऐसा, और ये काम हो जाना चाहिए, मोदी जी के हाथों में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वो गोलवलकर को नहीं दे सकते और हेडगेवार को नहीं दे सकते भारत रत्न, सावरकर को नहीं दे सकते भारत रत्न, तो इसलिए दूसरों को ही दे दिया जाए। अपने पास तो कुछ है नहीं जिसको भारत रत्न कुछ दे पाए। अटल जी को दे दिया, खैर धोखे से, वो बात अलग की है। प्रणब मुखर्जी को दिया, मोदी जी ने ही दिया। तो ये सब कुछ जो है वो दे सकते हैं। चूंकि ये राजनीतिक न्याय का ही दबाव है राजीव जी, तो इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। यानी समझा जा सकता है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है और जिसको रोकने की बार बार कोशिशें हो रही हैं, 9 दिन में ही इस सरकार के ऊपर कितना ज्यादा दबाव आ चुका है कि किस तरीके से राहुल गांधी के राजनीतिक न्याय की मांग जो है, मुझे लगता है कि जो 3 राजनीतिक न्याय की राहुल गांधी बात कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज जो है वो राजनीतिक न्याय ही सरकार को लग रही है। क्योंकि सामाजिक न्याय की तौर भी उनके पास कुछ ना कुछ निकल आती है। कभी वो जाति समीकरण निकाल लेते हैं, कभी कुछ उसे सोशल इंजीनियरिंग नाम दे देते हैं, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के बता देते हैं आदिवासियों का कल्याण हो गया है, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना के बता देते हैं कि दलितों का सब कल्याण हो गया है। तो ये सब वो कर लेते हैं, लेकिन इस राजनीतिक न्याय का उनके पास अभी तक जो है कुल मिलाकर के कोई जवाब अभी तक नहीं निकला है। तो इसलिए अभी जो है वो कभी कर्पूरी ठाकुर की शरण में जा रहे हैं, बंगाल में भी अब जाएंगे तो लगता है कि ज्योति बसु की शरण में जाएंगे, स्वामी विवेकानंद शरण में तो जाते ही रहते हैं, कुल मिलाकर के विवेकानंद फाउंडेशन बनाया ही हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। राहुल गांधी को जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी कहा, हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि हिमंता विश्व शर्मा जो है मोदी जी से कोई खुन्नस निकाल रहे हैं, और चूंकि पुराने कांग्रेसी हैं तो राहुल गांधी की मदद कर रहे हैं। अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ये तो हमारी मदद कर रहे हैं। अब ये तो हिमंता विश्व शर्मा को सोचना है और अमित शाह जी को सोचना है कि हिमंता विश्व शर्मा असल में मदद किसकी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात हो कि अगर हिमंता विश्व शर्मा जो है आज ही राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेते, आदेश देते कि जाओ सीधे आके गिरफ्तार करो, फिर देखते कि क्या तमाशा होता है पूरे देश भर के अंदर। मुझे लगता है कि वो यहाँ से टेस्ट करना चाहते थे कि राहुल गांधी से बात ही करते हैं डरो मत, या वास्तव में उनके अंदर कोई क्षमता है डरो मत की। राहुल गांधी ने दिखा दिया कि डरो मत की वो जो बात कहते हैं उसमें अजग रहते हैं, कायम रहते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो भी काम कर रही है, देखिए चूंकि राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी राजनीतिक दल है, तो दोनों जो भी काम करेंगे अपनी राजनीति के हिसाब से ही करेंगे और ये देख करके करेंगे कि किस तरीके से चुनाव में फायदा हो। तो अब देखना ये कि गलतियां किससे ज्यादा होती हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जो भी कर रही है उसमें गलतियां जो है वो ज्यादा हो रही हैं, तो इसलिए चुनावी लाभ का जो है मामला मुझे लगता है थोड़ा कम है। और राहुल गांधी को जो फुटेज जो वो दाद देने की, अब देखिए आज पूरे दिन भर चलना था कि किस तरीके से राम मंदिर में जो है दर्शन कराए जा रहे हैं, 25,000 लोग जा रहे हैं, तो शुरू तो हुई थी इसी चीज है, लेकिन मालूम पड़ा कि स्क्रीन पे राहुल गांधी छा गए। तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि हिमंता विश्व शर्मा हमारी मदद कर रहे हैं, तो वो तो मदद कर दी हिमंता विश्व शर्मा ने। तो मोदी जी और अमित शाह जी अब किस तरीके से समझाए हिमंता विश्व शर्मा को। मैंने खरी खरी में कहा भी था कि भाई एक कहावत है कि भालू जो है पाला हुआ था मदारी ने और बहुत वफादार था भालू, तो मदारी की नाक पे मक्खी बैठ गई, तो भालू ने सोचा इस मक्खी को उड़ाया जाए, तो उसने झपट्टा मार के नाक पे था वो नाक खींच ली भालू की, उसकी अपनी मदारी की। तो मदारियों ने जो भालू पाले हुए हैं राजीव जी, वो भालू इसी तरीके के काम कर रहे हैं कि मदारियों की नाक खींचे ले रहे हैं मक्खी मारने के चक्कर में, और मक्खी मार नहीं रही है। तो ये जो मसले सब आ रहे हैं, असल में ये राजनीति में जो अपरिपक्वता होती है, ये सब उसके उदाहरण हैं। मुझे लगता है कि हिमंता विश्व शर्मा को थोड़ा राजनीति में परिपक्व होना चाहिए। हालांकि वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और अमित शाह जी के बहुत नजदीकी हैं। कुछ चीजें उन्हें अमित शाह जी से मुझे लगता है सीख लेनी चाहिए, तो बेहतर रहेगा राजीव जी। कुछ चीज़ें अमित शाह जी से सीख लेनी चाहिए। अभी तो इतनी सीख रहे हैं कि उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, जैसा राहुल गांधी कह रहे थे। एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, और कर्पूरी ठाकुर का जिक्र अभी आ गया, भारत रत्न, और थोड़ा पहले
प्रशांत जी आपके पास आता हूं, फिर आता हूं प्रोफेसर रविकांत जी के पास। आपको बताया जा रहा है कि आपको तुरंत निकलना है, तो एक कमेंट आपसे जल्दी से लेना चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे इस बात को देखा जाए कि अब चूंकि यात्रा भी आगे बढ़ेगी और बिहार की राजनीति जहां जाति धर्म ये सब आधारित हैं, बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो बहुत ज़्यादा है, और उसमें कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, उसके क्या मायने निकाले जाए यहाँ पे, और कैसे राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसमें जो सामाजिक न्याय की बात है, उस न्याय की यहाँ कहीं ना कहीं जो उनकी मांग है उसकी पुष्टि होती हुई दिखाई देती है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है। बड़ी राजनीतिक शख्सियत हमारे देश की रहे हैं वो, लेकिन इससे जो राजनीतिक संदेश है राजीव जी, वो ये जा रहा है कि सामाजिक न्याय और जातिवाद जनगणना की जो आंच है वो नरेंद्र मोदी के पैरों तक पहुंच चुकी है और ये उसको एड्रेस कर रहे हैं और आधे अधूरे ढंग से एड्रेस कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के, समता मूलक समाज के दर्शन के व्यक्ति थे और जिसका और उनके जो राजनीतिक वारिस हैं वो कौन है? उनकी राजनीतिक वारिस हैं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। तो जिसकी जो राजनीति होती है उसको ही फायदा मिलता है। अयोध्या राजनीति बीजेपी की है, कांग्रेस वहां जाए ना जाए, बायकॉट करे ना करे, चंदा दे दे उनके नेता, कुछ भी करें, उसका जो फायदा है वो बीजेपी को ही मिलेगा। अभी हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में देख लिया कि कमलनाथ जी ने सारी कोशिशें कर डाली लेकिन वो फायदा अंत में बीजेपी को ही मिला। कर्पूरी ठाकुर की राजनीति की जो विरासत है वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के पास है जी। उस राजनीति के वही जो है वो जिसको कहें कि आज के वारिस है। तो उसका जो कर्पूरी ठाकुर पे जो नैतिक हक है, उनके आदर्श पे, उनकी फिलॉसफी पे, वो इन लोगों का है। और आज देखिए कि इससे एक और चीज साबित हुई है कि आज सुबह से गोदी मीडिया पे चला कि नीतीश कुमार फिर पलटी खा रहे हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक साथ थे और उसके 15-20 मिनट बाद वो गवर्नर हाउस गए। तो गवर्नर हाउस गए तो स्पीच हो मच गया। वो गवर्नर हाउस गए थे वाइस चांसलर की लिस्ट लेकर कि किसको किसको बनाना, किसको नहीं बनाना, राज्यपाल से मशवरा करने। इसका मतलब है कि अब उसके बाद खबर यह आ गई कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार का चैप्टर जब क्लोज हो चुका पूरी तरीके से, बहुत कुछ उन्होंने डोले डाल लिए, अब उसको जो है वो आपने कर्पूरी ठाकुर का पत्ता खेला। इसका फायदा किसको मिलेगा? बिहार में कर्पूरी ठाकुर के फिलॉसफी का उनकी राजनीति के उत्तराधिकारी कौन है? क्या गिरिराज सिंह है या कोई और इस तरीके के नेता है? दूसरी बात यह राजीव जी कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब जिस स्थिति में पहुंच गई है वो अयोध्या का मूवमेंट, अयोध्या का जो इवेंट था वो खत्म हो गया। धीमे वो हेडलाइन से बाहर होगा। और अगर ये हेमंत बिस्वा शर्मा ये नहीं कर रहे होते तो हम क्या चला रहे होते, हम क्या चर्चा करते? आज वो मेघालय पहुंचे, कल वो गुवाहाटी पहुंचे, वहां मंदिर में गए, वहां माजुली में गए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की यात्रा को कंटेंट दे दिया है, रोचक बना दिया है। आज यहां लाठीचार्ज हुआ, आज वहां FIR हुई, वहां जाने से रोका। मीडिया में हेडलाइन कब आती है? जब कुछ होता है। और आप देखिएगा यही जो कुछ नहीं होने वाला जो फटीग लेवल है, वो फटीग लेवल अभी अयोध्या के साथ 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें वैरायटी नहीं है। जी जी। उसके अंदर कोई रोचकता नहीं है।
तो हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा शुक्रिया देना चाहिए राहुल गांधी। उन्होंने दिया भी आज कि उन्होंने यात्रा को रोचक बना दिया, और वो कंटेंट जो है वो रोज नया कंटेंट वो दे रहे हैं। और ये यात्रा को उन्होंने जब असम के बाहर निकलेगी तो उस यात्रा को एक नया आयाम और उसको नई गति दे दी है, जो कि आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा के फर्स्ट चरण में वो कर्नाटक के बाद वो भीड़ जुटना शुरू हुई थी। अभी 10वें दिन ही उसका जो है उन्होंने काफी लोकप्रियता दे दी है ऑलरेडी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोकप्रियता की बात जब हो रही है तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसकी चर्चा और उसकी लोकप्रियता कैसे आगे हम आने वाले समय में और देखेंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी एक बार आपके पास। और कर्पूरी ठाकुर की बात हो रही थी, बिहार की बात हो रही थी। आज सुबह सुबह खबर यह भी आई कि बिहार में, जैसा अभी बता रहे थे प्रशांत टंडन जी, कि बिहार में नीतीश कुमार अपने साथी मंत्री के साथ पहुंचे राज्यपाल के यहाँ, और राज्यपाल के यहाँ पहुंचते ही यहाँ ब्रेकिंग खबर चलने लगी कि शायद एक बार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन थोड़ी देर बाद उस खबर से जो है पर्दा उठ गया, क्योंकि अभी बता रहे थे प्रशांत जी कि 7 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को नियुक्त करना है। वो बात हो सकता है कि कर्पूरी ठाकुर को लेकर भी चर्चा हुई हो। ये तमाम बातें जो हैं इन सब की चर्चा हो रही थी। और उसके बाद खबर यह आई कि भारत जोड़ो यात्रा जो 29 तारीख को बिहार पहुंच रही है, पूर्णिया में एक बड़ी रैली है बिहार के सीमांचल पूर्णिया में, और वहां पर नीतीश कुमार भी रहेंगे और तेजस्वी यादव भी रहेंगे। जरा ये भी बिहार की राजनीति और उसमें राहुल गांधी की न्याय यात्रा के क्या मायने यहाँ रखे जाएं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं साधने की कोशिश तो जरूर है। सामाजिक न्याय की बात जब राहुल गांधी कर रहे हैं, 5 अलग अलग न्याय को यहाँ रख रहे हैं, वैसे में कर्पूरी ठाकुर का नाम आना और बिहार और खासकर बिहार को लेकर और पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी, जो बिहार, पश्चिम बंगाल और तीसरा राज्य है महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों को लेकर बीजेपी ज्यादा यहां अभी सतर्क नजर आ रही है। उस लिहाज से भी देखा जाए तो कैसे आप देखते हैं बिहार में यात्रा का पहुंचना 29 तारीख को, और उससे पहले कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, ये तमाम घटनाक्रम? डेफिनेटली राजीव जी, ये बिहार में नीतीश कुमार का ही साइड इफेक्ट है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, कि बीजेपी ना चाहते हुए भी इस तरह की प्रतीक की राजनीति करती है। और ये भारत रत्न देने का ऐलान करना, मुझे लगता है कि बिहार की उस 36% अति पिछड़ा को संबोधित करने की कोशिश की गई है। और समूचे भारत में वो एक विशेष जाति को भी, क्योंकि बीजेपी से अच्छा जाति की राजनीति मुझे नहीं लगता कि किसी को आती है। बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग उस पर हर जाति का। अब इस नाम के जरिए एक समूची जाति को यह मैसेज दिया जाएगा कि देखिए भारत रत्न दिया, लेकिन अब इसके नहले पर दहला कल होगा राजीव जी। कल 24 तारीख है। नीतीश कुमार उस गांव में जा रहे हैं जहां पे वो पैदा हुए थे, 100वीं जयंती है उनकी। और उस दिन केसी त्यागी की अगर हम बात माने तो आरक्षण पर एजेंडा तय होगा। कल क्या करेंगे मोदी जी? ये आज ऐलान इसलिए किया गया है ताकि कल को मैनेज किया जाए। इसलिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया कि कल हेडलाइन ये चलेगा। लेकिन जो 75% आरक्षण किया है बिहार में नीतीश कुमार ने, 10% ईडब्ल्यूएस प्लस 65%, ये इसमें से कुछ ऐलान होने वाला है कल नीतीश कुमार के जरिए। तो जो अति पिछड़ा समाज है उसे केवल ये प्रतीक चाहिए या उसे अपना अधिकार चाहिए? उसे अपने बच्चों की एजुकेशन चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, या प्रतिनिधित्व चाहिए, या केवल और केवल इस तरह की प्रतीकात्मक राजनीति चाहिए? तो कल असली परीक्षा होने वाली है नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही बाजी मार ली है। ये उसको किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल के रूप में किया जा रहा है। और जब उस सीमांचल क्षेत्र में राहुल गांधी पहुंचेंगे जहां पे ओवैसी का कार्ड चल गया था और बीजेपी वहां थोड़ा सफल हो गई थी वो खेल करवाने में,
और इस सीमांचल में इन तीनों लोगों का आना, राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, मुझे लगता है कि उस गढ़ को भी मजबूत करेगा। और मुश्किल ये है बीजेपी के लिए, आपने बिल्कुल ठीक इशारा किया था कि बिहार की 40 सीटें फंसी हुई हैं, 17 सीटें तो एनडीए में नीतीश कुमार की थी। अब आपके पास है क्या? झुंझुना ही बचा हुआ है। असलियत यही है, इसलिए रामधुन चल रही है, लोगों को किसी तरीके से गुमराह किया जाए, लेकिन फंसे हुए हैं बिहार में, नॉर्थ ईस्ट में राहुल गांधी ने फंसा दिया है। अब यहां से जब निकलेंगे महाराष्ट्र में आप फंसे हुए हैं, तो दक्षिण भारत की तरह के आप राम मंदिर की मूर्ति बना रहे हैं। आप जरा इस खेल को भी देखिएगा, एक और मूर्ति बनी थी, वो नहीं लगाई गई। मूर्ति वो लगाई गई तो दक्षिण भारत के लोगों को आकर्षित करे, लेकिन वो दक्षिण भारत है, वहां पर लोग उतना साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले हैं और उनको विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना है। उन्हें मालूम है कि हमको आईआईएम में दाखिला लेना है कि मोदी जी के इस पूरे जो कर्मकांड की राजनीति में फंसना है। एक है उत्तर भारत में भले ही वो कुछ कर जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये समय काफी हो गया है और मोदी जी की भी वो राजनीति जो केवल प्रतीकात्मक रही है, अब उसका पर्दाफाश हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रतीकात्मक राजनीति का पर्दाफाश हो रहा है। और साथ साथ उधर राहुल गांधी पूर्वोत्तर को साधते हुए जब इधर आएंगे तो बिहार एक बहुत ही टफ राज्य कांग्रेस के लिए भी रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति थी बिहार में आप सब जानते हैं। और दूसरी तरफ आज की तारीख में बीजेपी के लिए भी टफ राज्य है। जरा अनिल सिन्हा साहब, आपसे जरा समझूं, बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से आप जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर साहब का नाम आना, 100वीं जयंती उनकी है, उस अवसर पे आना बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है। इसकी जितनी उस परिवार को, उनके समर्थकों को और तमाम लोगों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जिस 25 सीटों को अभी हिला के इधर बढ़ रहे हैं, वो इधर आकर के कितना हिलाते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये बिहार, ये जो कर्पूरी ठाकुर वाला बहुत इंटरेस्टिंग है और वो बीजेपी जो आरएसएस की लाइन है उसके हिसाब से है। जो लोग मतलब जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, बाकी सारे नेता मतलब आजादी का आंदोलन को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश, कल गांधी जी का भी नाम ले लिया, वो भी किसी मतलब मोहन भागवत जी ने वो भी किसी और तरीके से अपना ले लिया कि वो लालच से। तो वो तो आपने देखा कि इतना जो लगदक और इस तरह के आयोजन कर रहा हो और वो गांधी जी का नाम ले रहा हो, तो ये जो कंट्रास्ट है, ये जो अंतर विरोध है उनके करने और ये में, वही यहाँ भी दिखाई देता है। कर्पूरी ठाकुर एक साइंटिफिक टेम्पर वाले तो थे ही, डाई हार्ड जिसको आप कहते हैं हार्डकोर सोशलिस्ट थे। सामाजिक न्याय तो एक मुद्दा था, जो समता मूलक समाज की जो बड़ी राजनीति उत्तर भारत में चली, उसके वो एक बहुत बड़े नेता थे और जन नेता थे। और मैं आपको बता दूं कि वो ऐसे शख्स थे जिनको कि जितने गरीब लोग अपर कास्ट के हों, चाहे किसी भी जाति के हों, उनकी जाति का अपना खुद का 1.5% भी नहीं है, लेकिन वो एक जन नायक के रूप में उभरे और एक बहुत ही कमिटेड नेता थे। सांप्रदायिकता के पूरी तरह खिलाफ थे, इस तरह जो कॉरपोरेट और इन लोगों के पूरी तरह खिलाफ थे, और उन्होंने कोई संपत्ति नहीं बनाई। उनका आज भी उसी तरह का छोटा झोपड़ा जो है का वाला मकान वो कर्पूरी ग्राम में है, पितौंझिया जगह है समस्तीपुर जिले में, वहां पर है। तो मैं वो दोनों कंट्रास्ट आप देख लीजिए। और ये भी है कि इससे कोई फायदा इनको मिलने वाला नहीं है। ये समाज, सही कहा, सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, वो जो प्रतीक की राजनीति करना चाहती है बीजेपी, उसके जरिए इसको साधना चाहती है। उसका हमको लग रहा है कि कोई असर नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होगा कि भारत रत्न की डिमांड भी जो है जदयू और आरजेडी दोनों लंबे समय से करती आ रही है। दोनों पार्टियां जो है ये लंबे समय से डिमांड करती आ रही थी। और मुझको लग रहा है कि आज जो राज्यपाल की बैठक हुई है, राज्यपाल से ये सूचना देने के लिए भी हुई मुलाकात हुई, जिसके बारे में चलाया जा रहा था कि वो है। और कल जो है आरजेडी भी और जेडीयू भी दोनों उनकी 100वीं जयंती पर बड़े बड़े कार्यक्रम किया है। बल्कि जेडीयू ने तो उनके लिए जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है, आज जो जगह जगह जा रहे हैं उसमें हो सकता है कि जो आज कहा कि आरक्षण के मामले में कुछ मतलब करेंगे, वो तो घोषणा तो कर ही चुके हैं, उसके लिए कुछ और नई बात भी कर सकते हैं। और उन्होंने वही हैं
जो फार्मूला अभी नीतीश ने लागू किया है, करना चाह रहे हैं, अति पिछड़ों वाला और महादलित का, वो उन्होंने बहुत पहले ही, महादलित तो नहीं लेकिन अति पिछड़ों वाला वो पहले ही उन्होंने एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 करके दिया था, जो आरक्षण जो मंडल कमीशन से बहुत पहले 78 की बात है। तो मैं कह रहा हूं क्या कि इसका कोई जो सामाजिक धारा या जिस तरह से जो मतलब उन जातियों में, अति पिछड़ी जातियों में जो उभार उन्होंने पैदा किया या जो आकांक्षा लोकतंत्र की पैदा की, तो वो जो है उसका फायदा ये उठा लेंगे, मुझको नहीं लगता। और बीजेपी भी कल मनाना चाहती है उनका 100वीं जयंती, जिसके लिए जो मैदान वो चाहती थी वो मैदान उनको मिला नहीं, इसके लिए वो धरना वगैरह कर रहे हैं। तो ये प्रतीक की राजनीति की कोशिश है। और ये सामाजिक न्याय वाला जो जाति जनगणना और सामाजिक न्याय का जो मुद्दा कांग्रेस ने भी उठाया है, राहुल गांधी ने जोर से, उसका भी रिस्पॉन्स है। तो आप देख लीजिए कंट्रास्ट कि कल उन्होंने राम लला की जयंती की और उसको बताया कि अपना महान कार्य, और आज उनको फोर्स, देखिए यही है जन दबाव और लोकतंत्र का दबाव, कि आपको ऐसे व्यक्ति का जो धूर विरोधी था आरएसएस के विचारों का, और आरएसएस अगर आज बिहार में पांव नहीं जमा पाई है, तो जो कुछ लोगों का नाम आप लेंगे जयप्रकाश जी के नाम को छोड़ के, क्योंकि वो ज्यादा बड़े नेता थे और बड़े, कर्पूरी जी भी उन्हीं के शिष्य थे, तो वो कर्पूरी का नाम आपको नंबर 1 लेना पड़ेगा, रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर। भले ही इनकी राजनीति में जो भी रामविलास पासवान पे बदलाव है, लेकिन आज जो देख रहे हैं कि आज आरएसएस वहां पांव नहीं जमा सकती है, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कंट्रास्ट देखिए, उनको उस तरह से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ऐसे समय में ये कभी मंदिर वगैरह, मतलब इतने ये थे, पक्के थे वो, उनको कभी कोई मंदिर में ये मतलब पूजा करने की और वहां यात्रा करने की कर्पूरी ठाकुर को कभी जरूरत नहीं पड़ी। सब दिन वो गरीबों और लोगों के बीच रहे और संघर्ष करते रहे। वो इसमें उन्होंने नेपाल चले गए थे और अंडरग्राउंड रहे, बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। वो भी एक बड़ा इतिहास है संघर्ष का आपातकाल के दौरान। जी बिल्कुल बिल्कुल। कर्पूरी ठाकुर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के कल 100वीं जयंती है और उस पर केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है, और इससे क्या राजनीतिक मायने हैं और उसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ भागीदारी, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, इन तमाम न्याय की बात करते हुए राहुल गांधी आज एक बड़ी घोषणा करते हुए नजर आए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसके अलावा अब जब ये यात्रा, क्योंकि 2 दिनों के लिए ये यात्रा जहां तक मुझे जानकारी है अभी रुकेगी 25 और 26 तारीख को, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है 26 तारीख गणतंत्र दिवस, और उसके बाद फिर यात्रा जब उसकी शुरुआत होगी, और जब ये उधर से यानी वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार पहुंचेगी, तो पूर्णिया में एक रैली होनी है। और समता मूलक समाज की बात कांग्रेस भी करती रही है, समता मूलक समाज की बात आरजेडी और उसके जो सहयोगी दल जेडीयू है ये भी करते रहे हैं। लेकिन क्या समता मूलक समाज की बात बीजेपी ने की है? कल और आज में जो फर्क है उसका जिक्र कर रहे थे हमारे साथी अनिल सिन्हा साहब, बहुत ही शानदार विश्लेषण। और उसमें भी कल देखिए कंट्रास्ट कितना शानदार कि अयोध्या में पूरे तामझाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों के अनुष्ठान के बाद वहां पहुंचते हैं। जो कुछ हुआ आपने देखा, डीवी लाइव ने भी उसको लाइव दिखाया था। लेकिन अब आज कंट्रास्ट देखिए कि कर्पूरी ठाकुर आते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं न्याय यात्रा में, वो परेशानी क्यों पैदा हो रही है बीजेपी के अंदर, खलबली या बौखलाहट क्यों है बीजेपी के अंदर, यह समझना भी जरूरी है। क्लोजिंग कमेंट के लिए सीधे आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब, जल्दी से, आपके पास समय खत्म हो चुका है, 2-3 मिनट में अगर जल्दी रखना चाहे रखिए प्लीज। और सबसे बड़ी बात कि क्यों बौखलाहट है, परेशानी है, खलबली है बीजेपी के अंदर। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाएं। वैसे ही यात्रा एक तो हो चुकी है, राहुल गांधी वहां किसी को परेशान करने तो पहुंचे नहीं हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री को इतनी परेशानी क्यों हो गई? न्याय और मोहब्बत की दुकान, ये दोनों जो इसका टैगलाइन है वो बहुत परेशान करता है बीजेपी को, और बीजेपी की राजनीति के कंट्रास्ट है, इसलिए उनकी मजबूरी है। अब ये न्याय यात्रा का ही दबाव है कि कर्पूरी ठाकुर को चुनना पड़ा, नहीं तो मोदी जी जो चुनाव करते रहे हैं वो पता है कब किस समय किसका किया और किसने किया है।
उसमें कोई वो मैंने कुछ छिपा हुआ तो है नहीं। तो कर्पूरी ठाकुर तो जो थे वो है, वो तो अपने देहांत के बाद से लगभग वैसे ही है। और अगर उनके समर्थक उनकी 100वीं जयंती मना रहे हैं तो भारत रत्न 100वीं जयंती पे देने का कोई रिवाज तो रहा नहीं है। भारत रत्न उनको अगर देना था तो पहले भी दिया जा सकता था और 100वीं जयंती के बाद भी दिया जा सकता था। तो 100वीं जयंती पे देने का मतलब ही है कि वो दबाव में दिया जा रहा है। और चूंकि जिसको बाकी लोग कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक है, वो पूरा पूरा झांसा का मामला है। तो झांसा दिया जाता है बेसिकली कि उनके समर्थकों को, उनके लोगों को खुश किया जा सके। यह भी वही है। तो पहले भी वही किया जाता रहा है, आगे भी वही किया जाता रहेगा और इस बार भी यही किया गया है। इस बार खास बात यह है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा की मांग या उसकी जो जरूरत है, लड़ते रहेंगे तब तक जब तक न्याय नहीं होगा। तो ये एक न्याय हो गया या न्याय हमने कर दिया, उस तरह के दिखाने की कोशिश है और जाहिर है उसी दबाव में है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी कि एक दबाव है, न्याय यात्रा का दबाव साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी के ऊपर। और वहां के मुख्यमंत्री तो पहले दिन से ही कितने दबाव में हैं और किस ढंग से वो चाहे ट्वीट कर रहे हों या बयान दे रहे हों। तो आगे क्या कुछ होता है, पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे ही दोस्तों।